है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले ईवीएम पर बयान दिया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने ईवीएम को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग को शंका का समाधान करना चाहिए। ये देश की हर राजनीतिक पार्टी के लिए चिंता का विषय है। इस पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार किया है। चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होते ही कांग्रेस ने हार का बहाना ढूंढना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है जब मतदान अंतिम चरण में पहुंचा, इंडिया गठबंधन का सफाया होता दिख रहा है। ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह उठाने का काम कांग्रेस कर रही है, अरुण साव ने कहा है। क्या कुछ कहा है इन दोनों ने, जरा उससे सुनिए। जब से चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, कांग्रेस पार्टी ने हार के बहाने ढूंढने की शुरुआत कर दी थी और जब मतदान अंतिम चरण में पहुंचा है और इंडी गठबंधन कांग्रेस पार्टी का सफाया होता दिख रहा है और इसलिए फिर से ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह उठाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। ईवीएम पे सवाल विधानसभा चुनाव में भी आई। ये हम नहीं, सुप्रीम कोर्ट के वकील लगातार कह रहे हैं। इसके लिए पीआईएल दर्ज भी हुआ और जिस तरह से रिजल्ट आने के बाद, वोटिंग होने के बाद 10-12 दिन के बाद अब परसेंटेज बढ़ रहा है। ये कहीं ना कहीं देश के सभी लोगों के लिए, सभी पार्टियों के लिए चिंता का विषय है। निश्चित रूप से चुनाव आयोग को अगर वोटिंग के बाद अगर मशीनें जमा होने के बाद उनको तत्काल 24 घंटे के अंदर अपना परसेंटेज क्लियर करना चाहिए, ना कि 10-12 दिन बाद क्लियर करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं शंका का विषय है। इस पे स्पष्ट चुनाव आयोग को करना चाहिए। कंसर्न का आधार है 10-12 दिन बाद वोटिंग परसेंट बढ़ा है। खोमन हमारे सहयोगी जुड़ गए। खोमन, कहां वोटिंग परसेंट बढ़ गया है, क्या कंसर्न उठाया दीपक बैज ने, वो बताइएगा, फिर ईवीएम को लेकर आगे बात करते हैं। देखिए नीतीश, छत्तीसगढ़ में इस बार लोकसभा चुनाव की अपेक्षा बहुत सारे जगहों पर बहुत ज़्यादा जो है वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। यही कारण है कि दीपक बैज जो सवाल उठा रहे हैं निर्वाचन आयोग पर, उसका कहना है कि 24 घंटे के अंदर जो भी परसेंटेज बढ़ना चाहिए उसका जो प्रॉपर डाटा है वो सामने आना चाहिए, लेकिन 7-8 दिन बाद डाटा बढ़ना कहीं ना कहीं शंके के दायरे में आता है। ये कहना है दीपक बैज का और यही कारण है कि इसी को मुद्दा बनाकर कांग्रेस पार्टी अब ईवीएम पर सवाल उठा रही है। एक तरीके से कह रही कि निर्वाचन आयोग को इस पर क्लियर कहना चाहिए और चूंकि 4 जून को रिजल्ट आने वाला छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में, तो इसको लेकर तमाम जो विपक्षी नेता हैं अब निर्वाचन आयोग पर निशाना साध रहे हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ये कहती हुई नजर आ रही है नीतीश कि हार निश्चित देखकर कांग्रेस पार्टी इस पर सवाल उठा रही। तो कुल मिलाकर राजनीति तेज हो गई है ईवीएम को लेकर। नीतीश, बिल्कुल, शुक्रिया खोमन, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम बातचीत के लिए और आधार बताने के लिए और तमाम विश्लेषण देने के लिए। आगे बात करेंगे। छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में कार्टून वॉर जारी है। कार्टून वॉर जारी है और बीजेपी ने एक बार फिर से कांग्रेस पर कार्टून के जरिए हमला किया है। पार्टी ने इस बार कांग्रेस को नक्सलवाद पर घेरा है। बीजेपी के कार्टून में बोला जा रहा है कि नक्सली खत्म हो गए तो कांग्रेसी अपनी दुकान कैसे चलाएंगे। कार्टून में एक जवान कह रहा है कि शर्म करो कांग्रेसियों, हम जान पे खेलकर छत्तीसगढ़ की सेवा कर रहे हैं और तुम हमारी पीठ में छुरा भोंक रहे हो। तो लगातार चुनाव के समय भी देखा गया, चुनाव से पहले भी देखा गया, विधानसभा चुनाव में भी देखा गया, उससे पहले भी देखा गया और छत्तीसगढ़ की सियासत में कुल मिलाकर कार्टून वॉर का अलग तरह का क्रेज सा है और एक बार फिर से कार्टून वॉर शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने नक्सलवाद को लेकर, नक्सल उन्मूलन को लेकर जो कांग्रेस लगातार वार कर रही है उसका पलटवार कार्टून के माध्यम से किया है। सरकार के ऊपर जो कांग्रेस लगातार कह रही है कि फर्जी कार्रवाइयां की जा रही हैं, तमाम चीजें हो रही हैं, उसे लेकर इस कार्टून के माध्यम से तंज कसा गया है। कवर्धा में पुलिस ने 5 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। इन जुआरियों के पास से 5300 रुपए नकदी, 52 नग ताश की पत्ती और 1 नग बोरी का फट्टा मिला है।
पुलिस ने यह सब कुछ जब्त कर लिया है। मुखबिर की सूचना पर ग्राम बिडोरा बिजली ऑफिस के सामने बैगा बाड़ी खेत में कुछ व्यक्तियों द्वारा खेला जा रहा था ये ताश की पत्ती, जिस पर साहसपुरा लोहरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जब्ती कर ली है। वहीं अब पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया है। कवर्धा में बीते दिन हुए हादसे के बावजूद माल ढोने वाली गाड़ियों से सवारियों को ढोया जा रहा है। अभी भी हैरानी वाली बात यह है कि जिस सड़क पर यह दुर्घटना हुई है, फिर उसी सड़क से माल ढोने वाली गाड़ियों से लोगों को ले जाया जा रहा है। प्रशासन की आंख का पट्टा अभी भी बंधा हुआ है। देख लीजिए, उसी तरह का ये कुछ दृश्य दिखाई दे रहा है जिस तरह से उस दिन पिकअप में लोग लदे हुए थे। उसी सड़क से माल ढोने वाली गाड़ियों से लोगों को ढोया जा रहा है। हादसे के बाद भी जिला प्रशासन और परिवहन विभाग ग्रामीण अंचलों में कोई एक्शन नहीं ले रहा है। वहां के जो पुलिस अधिकारी हैं वो तमाम सोए हुए हैं। परिवहन विभाग भी अभी भी लगता है कि सोया हुआ है। 19 लोग जान गंवा चुके हैं और ये आप देखिए, डंपर में बैठ के लगभग 50 से अधिक संख्या में ये लोग दिखाई दे रहे हैं। तो कवर्धा हादसे के बाद अभी भी सिस्टम में कोई सुधार नहीं है। खाना पूर्ति की जा रही है। आईजी के आदेश का भी उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने भी आदेश दिया था, उनके खुद के आदेश की धज्जियां उनका ही विभाग उड़ाता हुआ नजर आ रहा है। ये सब कुछ हो रहा है कवर्धा में, जहां 19 लोग चंद दिनों पहले ही अपनी जान गंवा चुके हैं। ग्रामीण बैंक में चोरी हुई है। कंप्यूटर सिस्टम चोर उड़ा ले गए हैं। नगद चोरी करने में ये बदमाश सफल नहीं हुए, तब इन्होंने ये कारनामा किया है। कटर से सीसीटीवी का केबल भी इन्होंने काटा है। दरवाजा का ताला तोड़कर ये सभी बदमाश घुसे थे। बलौदा के जरवे गांव का ये मामला है। मौके पर एएसपी और डीएसपी पहुंचे। उन्होंने डॉग स्क्वाड के साथ यहां पर शिरकत की और जो अवशेष हैं, जो साक्ष्य हैं, उन्हें जुटाने की कोशिश की। माफ़ कीजिएगा, साक्ष्यों को कुत्ते के माध्यम से, डॉग के माध्यम से पड़ताल करने की कोशिश की गई है। इधर पेंड्रा जिले में पंचायत सचिव से सरपंच और ग्रामवासी परेशान हो रहे हैं। अब यहां मरवाही के गांव में सरपंच ने सचिव पर मनमानी और सुस्ती का आरोप लगाया है। साथ ही ग्रामीणों के हितों को प्राथमिकता दिए जाने की बजाय अपनी मनमानी करने का आरोप भी लगाया है। पूरा मामला मरवाही जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत बंसी ताल का है, जहां के सरपंच चैन सिंह सरोता ने मुख्य कार्यपालक अधिकारी मरवाही को एक आवेदन दिया है। आवेदन में उन्होंने सचिव का दूसरे जगह स्थानांतरण करने की मांग की है। चैन सिंह ने आवेदन में लिखा है कि पंचायत लेखापाल का व्यवहार ग्रामवासियों और ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ ठीक नहीं है। वह हमेशा मनमानी किया करता है और आचार संहिता के बावजूद राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है, जिसकी शिकायत पहले भी सरपंच के द्वारा की गई थी। इन सभी आरोपों के बावजूद सचिव का स्थानांतरण नहीं किया गया है। चैन सिंह सरोता ने क्या आरोप लगाया है, जरा उससे सुनिए। सचिव महीने में यहाँ 10 दिन आते हैं, 20 दिन अनुपस्थित रहते हैं और ग्रामवासियों को राशन कार्ड का फॉर्म भराना है, पेंशन का फॉर्म भराना है, बच्चे लोग का जिसका जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, तो जिनके पास मिसल नहीं तो प्रस्ताव की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे फौती नामांतरण किसानों का काम रहता है, अनुपस्थित रहते हैं। पंचायत का काम लगभग 6 महीने से बहुत प्रभावित है। जो 6 महीने हो जाना था वो साल भर लग रहा है पंचायत के कार्य में। और नारायणपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नारायणपुर में नक्सलियों ने उत्पात मचाया है। 2 बीएसएनएल टावर में इन्होंने आग लगा दी है। वहीं नारायणपुर के छोटे डोंगर की जो ये जगह है, यहां पर उत्पात मचाया गया है। छोटे डोंगर की ये घटना है और टावर में आग लगाकर नक्सलियों ने उत्पात मचाया है। इसके साथ ही पर्चे फेंके हैं, पोस्टर फेंके हैं और तमाम जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, सरकार है, उसे चुनौती दी गई है।
नारायणपुर के छोटे डोंगर की यह घटना है। लगातार नक्सलियों के विरुद्ध जवान एक्शन ले रहे हैं, लगातार जवानों को सफलता मिल रही है और उसी की बौखलाहट का नतीजा ये दिखाई दे रहा है कि नक्सली जो है कम्युनिकेशन जो करने के लिए टावर लगाए गए हैं उन पर वार किया है नक्सलियों ने, इन पर आग लगाई है और आगजनी करने के बाद यहां पर पोस्टर भी धमकाने वाले इन्होंने फेंके। इधर छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में 25 मई को एक बड़ा हादसा हुआ है। हादसा स्पेशल बारूद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की फैक्ट्री में हुआ है। बारूद निर्माण के एक यूनिट में अचानक भयंकर ब्लास्ट हुआ, जिसमें अब तक एक मजदूर की ही मौत की पुष्टि हो पाई है। हादसे के दिन ही बेमेतरा के पिरदा के रहने वाले सेवकराम साहू की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद शासन ने मृतक के परिवार के लिए 5 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया था। वहीं रविवार को बेमेतरा कलेक्टर ने भी स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड कंपनी की तरफ से 5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है और जिसके बाद आज स्थानीय तहसीलदार सेवकराम साहू के परिवार को 5 लाख रुपए कंपनी की तरफ से मुआवजा देने के लिए पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने तहसीलदार को घेर कर जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों ने तहसीलदार पर शासकीय कर्मचारी होने के बावजूद प्राइवेट कंपनी के एजेंट होने का आरोप लगाया। सेवकराम साहू के परिवार वालों का कहना था कि शासन ने जो 5 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया है उसे हम नहीं लेंगे। कंपनी की तरफ से 5 लाख रुपए मुआवजा देने आए तहसीलदार के हाथों पैसे लेने से उन्होंने इनकार कर दिया। ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि आखिरकार एक शासकीय कर्मचारी होकर तहसीलदार कंपनी की तरफ से पैसा लेकर कैसे आ सकता है। मृगेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे स्टेट ब्यूरो इसी मामले पर गंभीर बातचीत करने के लिए। सवाल वाजिब है मृगेंद्र, इतनी लापरवाहियां लगातार सामने आ रही हैं, विस्तार न्यूज दिखा रहा है, आप प्रमुखता से दिखा रहे हैं, तहसीलदार 5 लाख लेकर जा रहे हैं। इसे लेकर आपने क्या सामने देखा, कितना उचित है ये और अब इसे लेकर क्या सवाल खड़े कर रहे हैं ग्रामीण? देखिए, आज जब सुबह करीब 11 बजे तहसीलदार 5 लाख का चेक लेकर गए तो उस समय स्थानीय लोगों ने बहुत बड़े ज़ोर शोर से विरोध किया। उनका कहना था कि ये जो 5 लाख का चेक दिया जा रहा है क्योंकि उनके बच्चों की मौत हुई है, परिवार के लोगों की मौत हुई है, उनकी बॉडी तक नहीं मिली है और मतलब एक तरीके से उनका ये कहना था कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। पूरे के पूरे लोग 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग को लेकर वहाँ बैठे हुए हैं। एसपी और पुलिस के आला अधिकारी और बड़ी संख्या में पुलिस बल भी वहाँ मौजूद हैं। हमारे से इस मुद्दे पर बात करने के लिए कुछ साथी, हम इस समय बेमेतरा कलेक्ट्रेट में खड़े हैं, कुछ साथी हैं जो बात करने के लिए हैं। वो बताएंगे कि इस मुद्दे पर क्या होना चाहिए और किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। जी, हम लोग प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज बेमेतरा से हैं और हम लोग मांग करते हैं कि जो बोरसी में विस्फोटक घटना हुआ है, बारूदी घटना, उस पे जो है मालिक के ऊपर तत्काल FIR हो। चूँकि वो ऐसी घटना नहीं, बहुत बड़ी चूक है और मालिक की चूक है, तो उसके ऊपर तत्काल FIR दर्ज हो और पीड़ित के परिवार लोगों को हो सके तो गवर्नमेंट नौकरी दे या प्राइवेट नौकरी जो भी हो, और सभी लोगों को जो है 1-1 करोड़ मुआवजा के रूप में दिया जाए तत्काल। तो आपने देखा कि यहाँ भी जो कलेक्ट्रेट में पहुँचे हैं लोग, अलग अलग समाज के लोग भी पहुँच रहे हैं और अपने तरीके से, क्योंकि हर समाज के बच्चे हैं उसमें, वो चाह रहे हैं कि उनको अच्छा मुआवजा मिले, उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिले और मालिक पर तत्काल FIR करके उनकी गिरफ्तारी की जाए। लेकिन फैक्ट्री प्रबंधन से क्या इनका संपर्क हुआ? आपके पीछे जो लोग हैं, क्या इन्होंने बात करने की कोशिश की या आपने जब जमीनी पड़ताल की फैक्ट्री प्रबंधन भी इनके पास आया या प्रबंधन अभी भी भाग रहा है? और तहसीलदार जो चेक लेकर आए थे उन्होंने क्या समझाइश देने की कोशिश की थी? देखिए, फैक्ट्री प्रबंधन अभी सामने नहीं आ रहा है। तहसीलदार के माध्यम से उन्होंने चेक भेजा है और खुद प्रबंधन की तरफ से कोई भी अब तक पीड़ित लोगों तक नहीं पहुंचा है। यही सबसे दुर्भाग्य की बात है कि प्रबंधन में चाहे वो मालिक हो चाहे वो मैनेजर हो, अब तक कोई नहीं पहुंचा है। ये दुखद है और इसी बात को लेकर वहां की महिलाएं, वहां के जो युवा हैं, लगातार ये कह रहे हैं कि प्रबंधन के लोग तो आए,
जिला प्रशासन के हाथ से चेक भेजना इसे अनैतिक माना जा रहा है। उन लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन क्यों आगे आ रहा है, हमारे बच्चे, हमारे घर के सदस्य फैक्ट्री में काम करते थे तो फैक्ट्री के लोगों को आगे आना चाहिए, लेकिन अब तक, क्योंकि आज ये तीसरा दिन है, अभी तक कोई भी प्रबंधन का इन लोगों से मिलने नहीं आया है। जी, एक चीज और मृगेंद्र, काफी लापरवाहियों की भी बात सामने आई कि वहां फायर स्टेशन नहीं थे, सुरक्षा के इन्हें इक्विपमेंट्स नहीं दिए गए थे, इस भीषण गर्मी में जो चीजें जो मानक होना चाहिए उनका पालन नहीं किया गया है, और तमाम ऐसी लापरवाहियां भी वहां पर उजागर हुई हैं। जी देखिए, पूरी फैक्ट्री 84 एकड़ में है, छोटा मोटा एरिया नहीं होता है, 84 एकड़। और इस तरह के जो बारूद बनते हैं उसके लिए जितनी भी यूनिट है वहाँ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, स्प्रिंकल की व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर कोई विस्फोट होता है, कोई छोटी घटना होती है या बड़ी घटना होती है तो उसे तत्काल काबू में पाया जाए। लेकिन पानी की भी व्यवस्था नहीं थी, और सुरक्षा के उपकरण आप देखे होंगे, जो बॉडी मिली है, जो लोग घायल हुए हैं उन्हें भी सुरक्षा के उपकरण नहीं दिए गए थे, जो एक तरह से बहुत बड़ी चूक है प्रबंधन की तरफ से। तो कुल मिलाकर इन सब चीज़ों को लेकर भारी आक्रोश है वहाँ। जी, चूक है और ये अपराध भी है, और न्यायिक जांच की बात की गई है। अब देखना होगा कि जांच को लेकर क्या होता है। लेकिन आखिरी सवाल पूछ लेता हूं मृगेंद्र जी, आपने तफ्तीश में क्या देखा, जमीनी हकीकत क्या देखी, और जांच को लेकर क्या कुछ अभी कार्रवाई प्रगति हुई है? देखिए, न्यायिक जांच का आदेश आज निकलेगा, घोषणा पहले हो चुकी है। कुल मिलाकर न्यायिक जांच एक लंबी प्रक्रिया होती है, उसमें 1 से 1.5 महीने का समय लगता है, और उसकी घोषणा संभवतः आज जिला प्रशासन की तरफ से कर दिया जाएगा। क्योंकि हम अभी कुछ देर पहले तक जब अधिकारियों से बात कर रहे थे तो ये था कि अभी ऑर्डर नहीं निकला है, कौन जांच करेगा, जांच के बिंदु क्या होंगे, ये तमाम चीज़ें हैं जो धीरे धीरे तय होंगी। कुल मिलाकर 3 दिन बाद भी प्रशासन ये नहीं तय कर पाया है, जो गंभीरता, इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीरता से जिला प्रशासन और अधिकारी इस मामले को ले रहे हैं। जी बिल्कुल, वाकई समझ में आता है कि 3 दिन बीत जाने के बाद भी अभी बिंदु निर्धारित नहीं है, जांच क्या होगी, और इतना बड़ा हादसा हो जाता है बारूद की फैक्ट्री में। लेकिन विस्तार न्यूज़ हर खबर को विस्तार से बताता है और जो भी सच्चाई होती है बिना किसी फिल्टर के आपको दिखा देता है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए, और जो भी ज़मीन में चल रहा है छत्तीसगढ़ की आवाम, देश की आवाम तक पहुँचाने के लिए। आपके अपनों की जान गई है, इसलिए लाजमी है कि हम भी उसी कटिबद्धता के साथ खड़े रहें जिसकी आपको ज़रूरत है। विस्तार न्यूज़ खड़ा रहेगा, आप भी विस्तार न्यूज़ पर लगातार बने रहिए। आगे बढ़ेंगे, बिलासपुर चलेंगे। बिलासपुर के अटल बिहारी यूनिवर्सिटी पर छात्रों ने फीस के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगाया है। वहीं मामले को लेकर एनएसयूआई ने विरोध प्रदर्शन किया है। एनएसयूआई के प्रदेश सचिव रंजेश सिंह के नेतृत्व में कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें कुल सचिव को हटाने की मांग की गई है। और रायपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां कवर्धा हादसे के बाद रायपुर जिला प्रशासन अलर्ट है। आरटीओ ने चेकिंग अभियान चलाया है। कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। मालवाहक वाहनों में यात्री परिवहन पर यह कार्रवाई हुई है। 25 से अधिक मालवाहकों पर 93,400 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। 21 मई से शुरू हुए सघन जांच अभियान में अब तक 25 से अधिक वाहनों पर कार्रवाई की गई है। जांच में पिकअप, मेटाडोर, मैजिक और ट्रक शामिल हैं। तो ये कार्रवाई तो ठीक है, लेकिन इसमें एक तरीके से जागरूकता का भी काम होना चाहिए। ये भी चीज कई लोगों के द्वारा उठाई जा रही है, ये भी बात कही जा रही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर को दिल्ली तक सीधी फ्लाइट मिलने का एक और मार्ग खुलने जा रहा है। जून महीने से जगदलपुर से बिलासपुर होते हुए दिल्ली तक उड़ान संभव हो सकेगी। एयरलाइंस कंपनी ने इस उड़ान सेवा पर सहमति जता दी है और जल्द ही उड़ान भी शुरू हो सकती है। पहले ही बिलासपुर से दिल्ली और जगदलपुर से जबलपुर होते हुए दिल्ली की उड़ान सेवा शुरू है। ऐसे में विभिन्न राज्यों के बड़े शहरों को सीधी कनेक्टिविटी जगदलपुर से मिलने लगेगी। इसके साथ ही रायपुर, हैदराबाद और जगदलपुर के लिए जो फिलहाल फ्लाइट सुविधा उपलब्ध है, बिलासपुर सीधे फ्लाइट से जुड़ जाने से हाई कोर्ट और बिलासपुर के जरिए दूसरे मार्गों तक जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी।
जगदलपुर के जो रहवासी है और बस्तर के जो रहवासी है हमेशा से लगातार इसकी मांग करते आए हैं कि बड़े शहरों के लिए यहाँ से जो आने जाने का सुविधा, विमानन सुविधा जो है मिलती रहे करके अभी इसमें प्रयास करते हुए एयर अलायंस के साथ जो लगातार हमारी जो बातचीत हुई है उसमें हम लोगों ने इस काम के लिए उनसे अनुमति ले लिया है कि बिलासपुर से जगदलपुर, बिलासपुर और दिल्ली यहाँ के लिए जो फ्लाइट्स जो है जून 3 तारीख से शुरू की जा रही है। छत्तीसगढ़ के राहुल पांडे ने स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एसोसिएशन से प्रोफेशनल लेवल 2 का सर्टिफिकेट पाया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाले वे छत्तीसगढ़ राज्य के पहले और एकमात्र व्यक्ति हैं। राहुल पांडे अब ASCA के लेवल 3 के लिए योग्य हो गए हैं, जो कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि है। ASCA की वेबसाइट के अनुसार भारत में प्रोफेशनल लेवल 2 श्रेणी में केवल कुछ लोग ही और लेवल 3 में 1 से 2 लोग ही हैं, जो राहुल की उपलब्धि को और भी खास बनाता है। यह उपलब्धि न केवल राहुल पांडे के लिए बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए गर्व की बात है। राहुल पांडे ने ऋषभ पंत, अनमोल प्रीत जैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी है। राहुल पांडे पेशे से क्रिकेट कोच हैं और उन्होंने स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राहुल पांडे जी से भी जानेंगे कि उनकी जो जर्नी है क्रिकेट में स्ट्रेंथ और फिटनेस कोच हैं। राहुल जी नमस्कार, विस्तार न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप अपने बारे में दर्शकों को थोड़ा बता दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम राहुल पांडे है। मैं स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक्सपर्ट स्पोर्ट्स साइंटिस्ट हूँ। रिसेंटली मैं एज ए हाई परफॉर्मेंस एनालिस्ट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए काम कर रहा हूँ। करंटली मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो खेलो इंडिया की स्कीम है, खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, वहाँ कार्यरत हूँ बिलासपुर में। तो ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, क्योंकि ये यूनिक फील्ड है, लोगों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं है ज़्यादा। जर्नी देखिए, जब मैं पहले मैं क्रिकेट खेल रहा था और क्रिकेट खेलने के बाद मेरे को कुछ इंजरी हुई। उसके बाद फिर मैंने स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग फील्ड में अपना करियर बनाने के बारे में सोचा। तो मेरे कोच थे जितेंद्र वेगड़, उन्होंने मुझे गाइड किया कि BCCI का इसका ट्रेनर्स का कोर्स हो रहा है तो आप उस फील्ड में ट्राई करो। तो मैंने वहाँ किया और पहले अटैम्प्ट में मैंने इसका एग्ज़ाम क्लियर किया और फिर मैंने छत्तीसगढ़ के लिए 10 साल करीब क्रिकेट में सर्व किया, स्टेट क्रिकेट संघ को। उसके बाद फिर मैंने BCCI के लिए भी नेशनल जो क्रिकेट एकेडमी के द्वारा जोनल कैंप्स होते हैं उसको मैंने वहाँ ट्रेनिंग दी। मैंने वहाँ ऋषभ पंत मेरे अंडर में थे, अनमोल प्रीत, काफ़ी IPL प्लेयर हैं, मयंक दागर और बहुत सारे प्लेयर जो IPL में अभी करंटली खेल रहे हैं। लेवल 1, 2, 3 के बारे में कुछ बताइए पब्लिक को। हाँ, जैसे जो इस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उनको ये सजेस्ट करूँगा कि ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एसोसिएशन, एक ये ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट की मान्यता प्राप्त है और ये कोर्स जो होते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होते हैं। तो जिसको भी इस फील्ड में कैरियर बनाना है वो लेवल 1 करे। वो ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन भी, इनके मतलब इन प्लेस भी होता है। ऑस्ट्रेलिया से आते हैं बंदे और वो कंडक्ट कराते हैं। इसके बाद आपको क्या करना होता है, 2 साल वेट करना होता है लेवल 1 के बाद। 2 साल के बाद आप लेवल 2 दे सकते हो। तो वेट करने का मतलब उस दौरान आपको काम करना है। आप फील्ड में अगर काम करोगे तभी आप वो, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना होता है कि आपने कहाँ काम किया है, वो वर्क एक्सपीरियंस। साथ में आपको एजुकेशन भी करनी होती है। फिर लेवल 2 में आपको काम करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट लेवल होता है प्रोफेशनल लेवल 2, जो कि मैं हूँ अभी। और उसके बाद आपको 2 साल वेट करना होता है, काम करना होता है। वेट मतलब वो आपको फील्ड में काम करना है, टीम्स के साथ काम करना, और नंबर ऑफ़ आवर्स का वहाँ पे कल्चर है। आप देखो फॉरेन में तो नंबर ऑफ़ आवर्स वहाँ पे काम करने के बाद आपको फिर 2 साल बाद आप लेवल 3, फिर आपको प्रोफेशनल लेवल 2 करना था, जो कि मैंने अचीव कर लिया है और अब मैं लेवल 3 के लिए क्वालिफाई कर गया हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और इंडिया में मेरे जैसे लेवल 3 जो हैं, एक्चुअली 2-3 लोग ही हैं जो कि इंडियन टीम में हैं, NCA के साथ हैं, और प्रोफेशनल मेरे हिसाब से 8-10 लोग ही हैं। पर जो इस साल हम लोग जो लेवल 3 देंगे उसे मुझे लग रहा है कि 3-4 लोग ही। रायसेन में तेंदुपत्ता मजदूर का शिकार करने वाला आदमखोर टाइगर फिर दिखा है। पठारी कुदवई गांव के पास इस टाइगर का मूवमेंट दिखाई दिया है। भीषण गर्मी में यह टाइगर पानी के झरोखे में बैठा दिखाई दिया है। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दे दी है कि आदमखोर टाइगर देखा गया है। खबर पन्ना से, जहां बाघिन भीषण गर्मी में जलाशय में आराम फरमाते दिख रही है। इस बाघिन के साथ उसके शावक भी हैं।
टाइगर फैमिली की ये मस्ती भरी तस्वीर कैमरे में कैद हुई है और जमकर सोशल मीडिया में साझा की जा रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पूरा जो परिवार है ये बाघों का इस झरने में, इस झील में, माफ कीजिएगा, इस कुंड में मस्ती करता हुआ दिखाई दे रहा है। मंदसौर में गांधी सागर अभयारण्य क्षेत्र में सड़क पर तेंदुआ दिखने से गुजर रहे लोगों में दहशत फैल गई है। जैसे ही सड़क पर तेंदुआ दिखा, लोगों ने शोर करना शुरू कर दिया, जिसके बाद तेंदुआ जंगल की ओर भाग निकला। उसके बाद लोगों ने वन विभाग को खबर दी। वन विभाग के अधिकारी पहुंचे और फिर तेंदुए का रेस्क्यू किया गया। शेयर बाजार ने आज नया ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया है। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 75,679 का स्तर छुआ है। वहीं निफ्टी ने भी 23,043 का ऑल टाइम हाई बनाया है। अभी सेंसेक्स में 150 अंक और निफ्टी में 50 अंक से ज़्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। इससे पहले 24 मई और 23 मई को भी शेयर बाजार ऑल टाइम हाई बना हुआ था।